विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। तो आपको मंजिल पाने के लिए क्या एक ही विकल्प काफ़ी है, बस आप क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको 100% आपकी नैया पार करा देंगे। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। केमिस्ट्री की बुलेट मैराथन में लेकर आए हैं बुक फर्स्ट की कंप्लीट केमिस्ट्री। हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, दूसरे पार्ट में हाजिर हैं। तो 3 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, 3 चैप्टर तक हमने कुछ क्वेश्चन को किया था, कंप्लीट किया था। तो उसके आगे का आज हम बुलेट मैराथन में एकदम केमिस्ट्री को कंप्लीट लगभग कर दे देंगे। तो पार्ट 2 में हमारा लगभग क्या होगा, बुक फर्स्ट क्या कंप्लीट हो जाने वाली है। तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, एकदम शानदार तरीके से आप पूरे क्लास को देखिएगा एकदम शिद्दत के साथ। आपको गारंटी देते हैं कि आपको 70 में 70 दिलाकर रहेंगे। तो 70 में 70 आपको दिलाकर रहेंगे। 30 नंबर तो आपके क्या हैं, प्रैक्टिकल के हैं, वो तो आपके हाथ में है, स्कूल से मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन के एकदम शानदार तरीके से। तो तीसरा चैप्टर का हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी अभिक्रिया के आवेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो हमारा कह रहा है वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। जब क्या होगा, तो क्या होगा, वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ताप क्या है, ताप यदि क्या हो 10 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, वेग क्या होगा, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। वेग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो वेग बढ़ेगा कितना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा कितना, बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस। वेग क्या होगा, 10 डिग्री, सॉरी कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 गुना बढ़ेगा और तापमान क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। वेग क्या होगा, यदि क्या 2 गुना बढ़ता है तो ताप क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो क्या होगा, ताप 2 गुना बढ़ेगा। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर समय की गणना करने के लिए पूछ रहा है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़े, ताप क्या है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो क्या होता है, वेग 2 गुना हो जाता है। वेग गुना 2 गुना होगा तो क्या होगा, ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10% दिया, तो के का मान यहाँ पर दिया कितना, के का मान हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू लाग आर नाट बटे क्या, आर, लाग आर नाट बटे आर। हमारा यहाँ पर बेस 10 है। तो हमारा के बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 2.303 अपान टी, टी का मान कितना दिया, 10 सेकंड दिया, 10 मिनट दिया है, इंटू लाग। पहले क्या था, प्रारंभिक सांद्रता क्या है हमारा 100% था। प्रारंभिक सांद्रता क्या था हमारा 100%। जब प्रारंभिक सांद्रता क्या है हमारा 100% था तो 80% क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो बची हुई मात्रा, प्रारंभिक सांद्रता हमारा 0 और बची हुई सांद्रता क्या हमारा 80। तो प्रारंभिक बटे 80, प्रारंभिक सांद्रता 0 था और 80 हमारा क्या होगा, बची हुई सांद्रता है, प्रारंभिक बटे अंतिम। तो हमारा अब के का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, 80 से भाग कितना आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बटे 10, यहाँ से लाग 10 माइनस कितना हो जाएगा, लाग 8। लाग 10 का मान कितना होता है, 1 में से क्या होगा, 8 घटेगा तो यानी 903 घट जाएगा, तो यानी 0.1 हो जाएगा। तो लाग 8 का मान कितना, 9.09 यानी 0.1 बच जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2.303 गुणे 0.1 बटे 10। तो के का मान इतना निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा कितना, के बराबर हमारा फार्मूला होता ही है क्या, 2.303 आर नाट बटे आर। तो अब यहाँ पर के बराबर हम रखेंगे 2.303 बटे टी इंटू लाग आर नाट बटे आर, प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, आर नाट बटे आर। तो हमारा अब यहाँ पर 20% पूर्ण होती है, तो 20% पूर्ण होती है तो क्या 80% बची थी। अब क्या हो रही है यहाँ पर
80% पूर्ण होता जा रही है तो क्या हो रही है 20% बच रही है। 80% पूर्ण हो गई तो यहाँ पर क्या हो रही है 20% बचेगी, तो हमारा के का मान इतना निकल गया। तो के का मान हमने निकाला है कितना 2.303 बटे 10 गुणे 0.1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ 100 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर कर दीजिए कितना, यहाँ पर कर दीजिए 100 और यहाँ कर दीजिए 1। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे टी का मान पूछ रहा है तो टी को यहीं रहने देंगे और लाग आर नाट यानी हमारा क्या होगा लाग 100 बटे हमारा कितना बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा तो 20 पाँचे हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 20 पाँचे 100 हो जाएगा। तो लाख 5 का मान कितना होता है 0.6 होता है। लाख 5 का मान होता है हमारा 0.6। तो यहाँ लिखेंगे 2.303 से क्या होगा हमारा ए से ए कट गया तो हमारा बचा कितना 1/100। 1/100 बराबर हमारा बच गया कितना 1/t गुणे 0.6। अब हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर टी का मान यहाँ आ जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा हमारा टी का मान निकल के आ जाएगा कितना 60 मिनट। तो हमारा कितना आ जाएगा 60 मिनट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लाख 10 में से क्या करेंगे लाख 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर क्या चाहते क्या कर सकते थे यहाँ पर लाख 10 में से लाख 2 को घटा देते तो लाख 10 का मान कितना होता है 1 में से क्या होगा 2 घटाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6.6 बच जाता और हमारा क्या लाख 5 का मान उतना ही हो जाता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं और एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना होने पर 10 मिनट का समय लगता है तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया हमने पढ़ा था तो ये आप क्या कीजिएगा आप पढ़ लीजिएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया को पीछे हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आइए हल करते हैं। तो हमारा के का मान दिया कितना 2.303 अपान टी लाग आर नाट बटे आर। तो कह रहा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना, तो प्रारंभिक सांद्रता इतना था और अंतिम सांद्रता क्या इतनी है तो यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा के का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 2.303 कितने मिनट में 10 मिनट में हो जाता है और लाग हमारी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 0.6 से क्या हो जा रहा है 0.4 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी लाख 3 माइनस लाख 2। तो हमारा के का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा लाख ये 2.303 अपान 10 गुणे लाग 3 माइनस लाग 2 लाख 3 माइनस लाग 2। तो के बराबर हो गया हमारा 2.303/10 इंटू 0.47 माइनस 0.30। तो हमारा यहाँ पर 0.47 होता है लाख, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना के का मान निकल के आएगा के बराबर निकल के आएगा 2.303/10 गुणे 0.17। तो अब यहाँ पर पुनः क्या आता है कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता इतना होने पर कितना समय लगेगा। यदि प्रारंभिक सांद्रता इतना हो तब तो 0.3 हो तो यदि क्या हो प्रारंभिक सांद्रता कितना 0.3 हो तब। इतना से इतना होने में अब क्या करें प्रारंभिक सांद्रता क्या 0.3 हो तब 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2.303/t लाग आर नाट बटे आर। तो अब क्या रहा है 0.3 होने में प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 होने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना हमारा 0.6 है तो अब के का मान हमने क्या निकाला यहाँ निकाला है 2.303/10 2.303/10 इंटू 0.17
इंटू 0.17 गुणे 0.17 बराबर 2.303 बाई टी इंटू लाग 0.6 बाई 0. कितना 3। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया और इतना से इतना कट गया और हमारा हो गया 0.17 बाई 10 बराबर 1 बाई टी इंटू लाग 2 का मान कितना जाएगा, लाग 2 का मान हो जाएगा 30 10 0.30। तो यहाँ पर टी का मान निकले, टी यहाँ जाएगा और 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा टी बराबर 10 गुणे 0.30 बटे 0.17 का हट गया यानी आ जाएगा 300 बटे 17 यानी कितना आ जाएगा 17.6 मिनट। हमारा क्या जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर समीकरण में वेग दिया के ए की सांता का पावर 1 और बी की सांता का पावर 2 की कोटि है। तो यहाँ पर उत्तर इतना आसान सा क्वेश्चन हमारा क्या है, कोटि। कोटि हमारा कितना आ जाएगा, कोटि n बराबर हो जाएगा 1 + 2 यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा सांता की घातों का योग क्या होता है, कोटि कहलाती है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा वेग दिया इतना कि सांता दोगुनी कर देने पर, सांता को क्या कहते हैं, दोगुनी कर देने पर सांद्रता की बी की सांता क्या, ए की सांता को दोगुनी करने पर बी की सांता क्या होती है, 3 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा वेग, अभिक्रिया का वेग होता है के इंटू ए का पावर कितना है 2 और बी का पावर कितना है हमारा 1 है। तो कह रहा है अब वेग जब क्या कर रहे हैं, वेग हमारा क्या अभिक्रिया की सांता को क्या कर देते हैं, ए की सांता को दोगुनी करते, ए को 2a कर देते हैं कि ए को क्या करते हैं 2a और बी की सांता को क्या करते हैं 3 गुनी 3b। तो हमारा 2a बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू के ए का स्क्वायर इंटू बी का पावर 1। तो 4 तिहाई 12 यानी कितना आएगा 12 इंटू के ए का पावर 2 और बी का पावर 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 12 के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा लिख सकते हैं कितना 12 गुना हो जाएगा। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा 12 गुना, वेग हो जाएगा 12 गुना, वेग हमारा क्या हो रहा है 12 गुना हो जाएगा। वेग हमारा कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल इतना सेकंड दिया तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा के बराबर होता है 0.693 बटे होता है टी हाफ। 0.693 बराबर होता है क्या टी हाफ। तो 0.693 का मान क्या 0.693 बटे 231। तो यहाँ पर क्या कहते हैं यदि 1000 से गुणा कर दें कितना ये 3 ये हो जाएगा 693 बटे 231 गुणे 10 का पावर -3। तो 231 तिहाई 93 यानी हो जाएगा 3 गुणे 10 का पावर -3 सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो के का मान निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके कह रहा ताप 300 से 320 केल्विन करने पर वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है। वेग स्थिरांक कितना 4 गुना हो जाता है। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सक्रिय तो हमारा क्या हो गया K2 कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो हमारा क्या है T1 है, ये हमारा क्या है T2 है। तो हमारा सक्रिय ऊर्जा E का मान पूछ रहा है। तो हमारा इसका हल देखते हैं। लाग K2 बटे K1
EA/2.303 इंटू R गुणे T2 माइनस T1 बटे T1 T2। तो हमारा यहाँ पर इसको हल करेंगे तब यहाँ पर क्या हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा log K2 का मान क्या हो जाएगा 4K1, हमारा हो जाएगा K2 का मान log 4K1 बटे K1 बराबर हमारा हो जाएगा E2 बटे 2.303 R है। तो हमारा R का मान रखने पर हमारा हो जाएगा EA, हमारा क्या है यहाँ पर R है ना, R का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा EA बटे 19.147 19.147। तो R का मान रखने पर वहाँ के 19.417 आ जाएगा। और हमारा T2 का मान हमारा कितना 320 माइनस 300, 320 माइनस 300 गुणे 320 गुणे 300। तो 320 माइनस 300 से क्या घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 बच जाएगा। तो हमारा K1 से क्या K2 कट गया और log 4 का मान कितना है 0.6 बराबर EA बटे 19.147 गुणे 20 बटे 32 तिहाई 96, 96 के बाद 1 2 3 0 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4800। तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.6 बराबर EA बटे 19.147 गुणे 1 बटे 4800। तो हमारा EA का मान निकल कर आ जाएगा 0.6 गुणे 19.147 गुणे कितना 4800। तो टोटल निकल कर गुणा करने पे आ जाएगा 55,143.3 जूल प्रति मोल। हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, करा डी व एफ ब्लॉक के तत्व। तो चैप्टर नंबर 4 में हम इसमें एक ही फार्मूला है चुंबकीय आघूर्ण का, म्यू बराबर अंडर रूट होता है n इंटू n प्लस 2। इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन। हमारा म्यू क्या हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू हमारा क्या चुंबकीय आघूर्ण। तो एक ही फार्मूला इसमें है। तो अब आइए इसमें जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं क्या संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व क्या संक्रमण धातु हैं, संक्रमण धातु हैं, संक्रमण धातु हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या संक्रमण धातु हैं। इसमें से जिंक, कैडमियम और हमारे पारा ये क्या है, ये संक्रमण धातुएं नहीं हैं। बस यही 3 धातु ऐसे हैं जो क्या संक्रमण धातु नहीं है। इसमें अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या आते हैं जो संक्रमण धातु होते हैं अंतिम डी कक्षक में, अंतिम डी कक्षक में, डी कक्षक में क्या होते हैं में यदि क्या हो अंतिम डी कक्षक में यदि क्या हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर इनमें कौन कौन से गुण हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं 2 3 1 2 3 4 5। तो अंतिम डी कक्षक में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 1 2 3 4 5, ये तो इस तरह से हो या क्या हो 1 2 3 4 5, या तो क्या हो तो एक इसमें क्या यहाँ पर n क्या है, n का मान कितना है यहाँ पर 3 है, n यानी
3 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या इसमें 3 है, और इसमें क्या पूरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनमें कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। तो उनमें क्या होता है अनुचुंबकी, वो क्या कहलाएंगे अनुचुंबकी, अनुचुंबकीय और रंगीन और क्या करते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगे। मतलब क्या उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य, ये उत्प्रेरक की तरह क्या करेंगे कार्य करेंगे। और इन्हें क्या कहते हैं संक्रमण धातु भी कहते हैं, संक्रमण धातु कहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे संक्रमण धातु कहेंगे। और इनमें क्या होता है धात्विक बंध होता है, धात्विक बंध होता है, धात्विक बंध होता है। तो धात्विक बंध के कारण क्या होते हैं ये कठोर होते हैं, कठोर। धात्विक बंध के कारण क्या कठोर, और इनके क्या होते हैं क्वथनांक अधिक होते हैं। धात्विक बंध के कारण क्या होते हैं क्वथनांक अधिक हो जाता है, क्वथनांक क्या होता है अधिक हो जाता है। फिर हमारा और क्या होते हैं कलन एंथैल्पी अधिक होती है, कलन एंथैल्पी, एंथैल्पी अधिक हो जाती है। तो इसके कारण क्या होती है इनकी कलन एंथैल्पी क्या होती है अधिक हो जाती है। धात्विक बंध के कारण क्या होती है इनकी कलन एंथैल्पी क्या होती है अधिक हो जाती है। तो हमें उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है KMnO4 की में Mn की KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो KMnO4 में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो हमारा K का पोटेशियम का क्या होता है +1 होता है, और हमको क्या करना है मैग्नीशियम Mn का ज्ञात करना है। और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, यानी 4 ऑक्सीजन कितना होगा 4 - 2 यानी 0। तो 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा +7। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यदि क्या हो K2MnO4 हो, K2MnO4 हो तो Mn की क्या होगी x, ऑक्सीजन की कितना होगा -8 और पोटेशियम की कितना होगा +2। तो बराबर कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर +6। तो हमारा मैग्नीज क्या कहता है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन क्या KMnO4 में क्या है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है, फेरस का होता है कितना 26, और निकिल का होता है कितना 28, और मैग्नीज का होता है कितना 25। तो हमारा ये क्या है ये सब ये जो सारे तत्व हैं क्या ये हमारे प्रथम संक्रमण श्रेणी है। ये क्या है प्रथम संक्रमण श्रेणी के, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं ये, यानी कि 3D श्रेणी के, ये 3D श्रेणी के तत्व हैं। और 3D श्रेणी कहाँ से होती है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक होती है। जो हमारा Mn है क्या होता है Mn क्या +2 से लेकर क्या +7 तक क्या करता है ये ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो हमने अभी पीछे देखा है। तो मैग्नीज ये क्या हमारा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्रोमियम फेरस निकिल क्या है प्रदर्शित प्रति क्या है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले तत्व नहीं है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। जिसमें क्या होता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, इसमें पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, और इसमें भी क्रोमियम में भी क्या होता है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाया जाता है। लेकिन हमारा जो स्कैंडियम है इसमें इसकी +3 ही होती है। तो इसमें क्या ऑक्सीकरण संख्या +3 ही होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होती है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर पाइरोल्यूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन की संरचना सूत्र लिखिए। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमारा पाइरोल्यूसाइट जिसे कहते हैं क्या MnO2, पाइरोल्यूसाइट MnO2 है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के MnO
4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और हमारा परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन। तो इसका उत्तर आइए लिखते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के दो पद हैं, दो पद हैं। तो पद एक में हमारा हो जाएगा क्या, हमारा सबसे पहले क्या करेंगे हम MnO2 को KOH से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे और O2 से अभिक्रिया क्या, तीनों को एक साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमारा K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 प्लस H2O क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर हमारा K2MnO4 क्या, पोटेशियम मैग्नेट, हमारा क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट किस कलर का, हरा कलर का। तो हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग का बन जाएगा। उसके बाद हमारा पद दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर K2MnO4 प्लस H2SO4 को क्या करेंगे, एक साथ, दोनों को एक साथ गर्म करेंगे। तो हमारा KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2SO4 और प्लस क्या होगा, हमारा H2O प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, बैगनी रंग का बन जाता है। तो बैगनी रंग का क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट हमारे क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। तो इस पर क्या कहते हैं आप, पाइरोलोसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट क्या कहते हैं, दो पदों में बना सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर दिला सकता है। कह रहा है परमैंगनेट का आयन संरचना सूत्र खींचिए। तो हमारा MnO4 क्या, हमारा परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, ये हमारा क्या है, परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट, ये हमारा क्या है, परमैंगनेट आयन है। परमैंगनेट आयन को हमारा यहाँ इसमें क्या है, Mn क्या आता है हमारा, ये क्या आता है, कितने चार ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर क्या माइनस है। तो हमारा जो माइनस होगा क्या, सिंगल बॉन्ड से, बाकी क्या कीजिए, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो हमारा क्या होगा, संरचना सूत्र भी बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा, LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड या ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा हमारा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो आइए इसको लिखते हैं। जो हमारा LaOH का होल थ्राइस है, LaOH का क्या है, हमारा होल थ्राइस, और हमारा क्या है, LuOH का होल थ्राइस। जो हमारा लैंथेनाइड होता है, लैंथेनाइड, ये हमारा क्या था, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। तो क्या होते हैं, हम यहाँ क्या कहते हैं, ये हमारा बाएं से क्या आ रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, और साइड में क्या करें, बाएं से दाएं जा रहे हैं। Lu हमारा क्या है, ल्यूटेशियम 71। तो हमारा बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, कम हो जाता है। तो यदि क्या हम करते हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से क्या हो रहे हैं, हम दाएं जा रहे हैं, तो हमारा परमाणु आकार क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आप 11th में पढ़ा होगा कि बाएं से दाएं जाने में, और साली में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने में पर परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार कम होता है। परमाणु आकार या ब्लॉक में क्या, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होता है। जब क्या होगा, परमाणु आकार कम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये लैंथेनाइड श्रेणी है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार
कम होता है। तो लैंथेनाइड का क्या होता है, परमाणु आकार बड़ा होता है। यह आसानी से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, त्याग देगा। जब क्या होगा, इसका परमाणु आकार बड़ा होगा। अब क्या कोई चीज़ बड़ा है तो क्या इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, और क्या ये छोटा है तो क्या करें इसको, यदि ये छोटा है तो क्या होगा, इसको किसी चीज़ को यहाँ कर या करेगा, जकड़े रहेगा। लेकिन क्या होगा, दूर है तो दूर है, क्या आकर्षण उसका कम हो जाएगा, और क्या होगा, आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, जो हमारा लैंथेनाइड होता है, क्या हाइड्रोक्साइड आयन क्या आसानी से त्याग देता है। तो कह सकते हैं कि लैंथेनम का क्या होता है, आकार बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। तो लैंथेनम के बड़े परमाणु आकार के कारण, परमाणु आकार के कारण यह आसानी से क्या करता है, यह आसानी से OH माइनस आयन को त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है, इसलिए यह अधिक क्षारीय है। इसलिए यह अधिक क्षारीय है। इसलिए अधिक क्या है, क्षारीय है। आपको एग्जाम में क्या देना है, सटीक आंसर देना है। आपको ये नहीं कि हमको पेज भर दिए तो हमें नंबर मिल जाएगा। केमिस्ट्री कहता है क्या, एग्जामिनर कोई भी नहीं कहता कि क्या कीजिए आप केमिस्ट्री में पेज भरिए, बस जो चाहिए उतना ही आंसर लिखिए, भले 5 नंबर का हो, जितना आंसर उसका ज़रूरत है उतना ही लिखिए। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पन्ना भर दें, इससे मतलब नहीं है। बस आपको क्या, जितना उसका आंसर होता है सटीक आंसर देंगे, आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों से बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए लिखते हैं इसको आंसर। इसका उत्तर आइए लिखते हैं। तो कह रहा संक्रमण तत्वों के आयनों में जो अंतिम डी कक्षकों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होते हैं, अनुचुंबकीय व रंगीन होते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों के आयनों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण संक्रमण तत्वों के आयनों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण अनुचुंबकीय व रंगीन होते हैं। अनुचुंबकीय व रंगीन होते हैं। अनुचुंबकीय व क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। नोट में लिख सकते हैं, कितने के, 5 रुपए के नोट में लिख लीजिए। नोट में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही अधिक क्या होते हैं, चुंबकशीलता अधिक होती है। जितने अधिक क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अधिक क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अनुचुंबकीयता उतनी ही अधिक होती है। उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या है, Fe3+ है, हमारा Fe3+ है। तो इसको हम इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा 4s0 4
यस 0 और 3D हमारा कितना आएगा 5। तो हमारा जो इसमें है क्या है, इसमें 5 1 2 3 4, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। डी कक्षा में क्या है 2 3 4 5, तो इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और कैसा होगा, ये हमारा क्या है रंगीन है। तो रंगीन है क्योंकि क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हमारे यहाँ पर जिंक डबल प्लस, मान लीजिए क्या है जिंक डबल प्लस ले रहे हैं। जिंक डबल प्लस का हमारा परमाणु क्रमांक कितना 4 यस 0 और 3D 10 होता है। तो हमारा क्या होगा, इसमें 2 3, तो हमारा क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 3 2 5, इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा क्या भरा हुआ है, जब पूरा भरा हुआ तो हमारा क्या होगा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ये हमारा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। और ये हमारा क्या होगा रंगहीन, ये हमारा क्या हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों से बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी हमने क्या किया, अच्छे तरीके से लिख दिया है। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले डी ब्लॉक के लिखते हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक लिखेंगे। तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के बारे में आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो कह रहा वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में, जिनके अंतिम डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, जिनके वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन अंतिम डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में क्या होता है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनके एक सेकेंड, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इनमें क्या होता है 4 श्रेणी में बांटा गया, इन्हें 4 श्रेणी में बांटा गया है। इन्हें 4 श्रेणी में क्या किया गया, बांटा गया। इन्हें 4 श्रेणी में बांटा गया है। इन्हें 4 श्रेणी में क्या किया गया, बांटा गया है। तो पहला है, दूसरा है, पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी, पहले को कहेंगे क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे कहेंगे क्या 3D, हमारा क्या 3D है प्रथम संक्रमण श्रेणी। और हमारा 4D श्रेणी, हमारा 5D श्रेणी, हमारा 5D श्रेणी, और है हमारा 6D श्रेणी। तो इनको 4 संक्रमण श्रेणी में बांटा गया है। तो हमारा है इसमें 21 स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम 21 से लेकर, स्कैंडियम 21 से लेकर हमारा क्या है जेड जिंक 30 तक। फिर हमारा 4D में है इट्रियम 39 से लेकर हमारा क्या कैडमियम 48 तक, CD 48 तक। फिर हमारा है पांचवा क्या हमारा लेंथेनम से लेकर, फिर हमारा है एक्टिनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर एफ ब्लॉक के तत्व आइए देखते हैं। हमारा अगला है एफ ब्लॉक के तत्व। तो हेडिंग है एफ ब्लॉक के
तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमारा एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते थे, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या किया गया, दो वर्गों में बांटा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है 4f श्रेणी, दूसरा है हमारा 5f श्रेणी, जिसे हम लैंथेनाइड श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, लेंथेनम 71 से शुरू होता है, जिसमें क्या होता है, या कह सकते हैं सीरियम हमारा क्या 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक होता है। और हमारा इसमें क्या होता है, हमारा एक्टिनाइड 89 AC89 से लेकर हमारा होता है कितना, लॉरेंशियम 103 तक होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो कह रहा है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा कह रहा है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हमारा मान लीजिए क्या, जिंक हमारा 30 है, Zn 30 है, जिंक हमारा 30 है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 4s2 और 3d10। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लिख सकते हैं, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, हमारा NS क्या होता है, S में क्या 1 से 2 इलेक्ट्रॉन NS2 और हो जाएगा हमारा 4 में से क्या कि N-1 इंटू D का पावर 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D में क्या 1 से 10। फिर हमारा सीरियम, यहाँ पर क्या हमारा सीरियम 58, मान लें क्या हमारा यह ब्लॉक का तत्व है। तो हमारा यह ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना जीनान हमारे का जीनान का होता है परमाणु क्रमांक कितना 54। तो हमारा होता है 4f1 5d1 इंटू 6s2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक तत्व का
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा क्या, एफ का एन, यहाँ पर क्या है 6 5 4, तो हमारा 6 यस है, हमारा एन का मान कितना है हमारा 6 है, तो ये हमारा इसको एन मानते हैं, तो n-1 n-2, तो हमारा n-2 इंटू एफ का पावर 1 से 14 तक, और फिर हमारा डी n-1 इंटू डी का हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, इसको यहाँ लिखिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा n-2 इंटू एफ का 1 से लेकर 14 तक, हमारा कितना आएगा, फिर n-2 का, फिर n-1 इंटू डी का 1 से लेकर 10 तक, और इंटू यस का लिखेंगे कितना 1 से लेकर 2 तक, या n-2 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कर लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो अब आइए इसको लिखते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन। तो हमारा हेडिंग है लेंथेनाइड आकुंचन, तो 4f श्रेणी यानी जो हमारा क्या लेंथेनाइड श्रेणी में क्या बाएं से दाएं जाने पर क्या परमाणु त्रिज्या क्या होता है, धीरे धीरे कम होती है। जब परमाणु त्रिज्या क्या होगा, धीरे धीरे कम होना क्या परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। जो हमारा परमाणु त्रिज्या कम हो रही है किसके कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है आंतरिक कक्षा यानी 4f में क्या होता है प्रवेश करता है, मतलब क्या होता है आकुंचन, मतलब क्या होता है छोटा होता चला जाता है, परमाणु त्रिज्या छोटा होता है। अब इसका प्रभाव होता है कि क्या होते हैं, अब इसके पहले आकुंचन लिख देते हैं। तो हमारा आकुंचन होता मतलब क्या है, जब 4f श्रेणी अर्थात लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार यानी कि त्रिज्या, जो हमारी क्या है त्रिज्या, परमाणु आकार यानी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती है, आकार धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे क्या होती है कम होती है। परमाणु त्रिज्या का कम होना, परमाणु त्रिज्या का कम होना परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम होना किसके कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। परमाणु त्रिज्या का कम होना परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा 4f में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा 4f में प्रवेश करते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या आंतरिक कक्षा 4f में क्या होते हैं, 4f आंतरिक कक्षा 4f कक्षक में क्या करते हैं, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, या लिख सकते हैं इसको ऐसे थोड़ा सा 4f
4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। 4f कक्षक 4f कक्षक में क्या कहते हैं, प्रवेश करते हैं। अब हमारे क्या लेंथेनाइड, इसी को कहते हैं लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। मतलब क्या, परमाणु आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव क्या होंगे, लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव, लेंथेनाइड आकुंचन आकुंचन के प्रभाव अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट, तो आकुंचन का प्रभाव हो जाएगा हमारा 40 जर्कोनियम व 74 हाफनियम, 40 क्या 70 हाफनियम का क्या था, 72 हाफनियम का परमाणु आकार लेंथेनाइड आकुंचन के कारण आकार, लेंथेनाइड आकार क्या होता है, लेंथेनाइड का आकार, लेंथेनाइड आकुंचन के कारण, लेंथेनाइड आकुंचन के कारण समान हो जाता है। तो लेंथेनाइड आकुंचन के कारण क्या होता है, कारण समान हो जाता है, समान हो जाता है। इसके गुण भी क्या होते हैं, इसके गुण भी समान होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसके गुण भी क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारा जो हमारा LaOH है, LaOH का जो हमारा क्या है, होल थराइस है, तो हमारा क्या होगा, इसका जो क्षारीय गुण क्या होता है, अधिक हो जाता है, ल्यूटेशियम OH के होल थराइस, लेंथेनाइड OH का होल थराइस क्या, ल्यूटेशियम OH के होल थराइस के कारण क्या होते हैं, क्षारीय गुण क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्षारीय गुण प्रभावित होते हैं, क्षारीय गुण क्या होते हैं, क्योंकि क्षारीय अधिक होना चाहिए लेकिन क्या हो रहा है, क्षारीय अधिक हो जा रहा है, किसके कारण, लेंथेनाइड आकुंचन के कारण। क्या इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जा रही है, अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, OH आयन क्या आसानी से निकाल देगा, और ये क्या आसानी से निकाल नहीं पाता, इसलिए क्या होता है, इसका क्षारीय गुण अधिक हो जाता है, प्रभावित होता है। क्षारीय गुण क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होते हैं। तो क्षारीय गुण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो थोड़े से छोटे करके, अब हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए Fe डबल प्लस अपचायक है जबकि Mn3+ एक आक्सी कारक है। तो Fe डबल प्लस हमारे क्या है, कह रहा है Fe डबल प्लस क्या है, अपचायक है जबकि जो हमारे क्या है Mn3+ क्या है, एक आक्सी कारक है। और फिर कह रहा है स्कैंडियम यानी Z जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक जिसका परमाणु क्रमांक क्या 30 है, संक्रमण तत्व नहीं है। और संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इन सब को लिखना है। तो आइए एक एक करके इनके आंसर को लिखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो उत्तर पहले का, उत्तर फर्स्ट का, तो कह रहा है Fe डबल प्लस अपचायक है जबकि Mn3+ क्या एक आक्सी कारक है। तो हमारा जो Fe3+ है, Fe डबल प्लस, तो हमारा Fe डबल प्लस है, तो इसका हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगी, तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s0 होता है 3d6, 4s0 3d6। तो इसमें से हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 के लिए क्या हमें इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी चाहिए, या एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाल दे,
एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यदि निकाल देता है तो हमें क्या हो जाएगा D5 यानी अस्थाई बना लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या निकालने के लिए, अस्थाई बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, इसलिए क्या है यह अपचायक है। तो यह क्या अपचायक, अपचायक है। तो इसको क्या करा D6 से D5 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। तो अपचायक इसलिए क्या, क्योंकि क्या इसको इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, यह हमारा क्या अपचायक है। जबकि जो हमारा Mn3+ है, Mn3+ है, तो इसका हमारा परमाणु उसका लिखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हम यदि लिखते हैं तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s0 और 3d4। तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और हमारा क्या बनेगा D5, तब जाकर क्या बनाएगा अस्थाई बनाएगा, अस्थाई, तब अस्थाई बनाएगा। तो यह हमारा क्या है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, यह ऑक्सीकारक है। क्यों है, क्योंकि क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, तो D4 से D5 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ रहा है, ग्रहण करना पड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ा, तब जाकर क्या हो गया अस्थाई हुआ। और इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ा, इसलिए क्या है हमारा अपचायक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या अपचायक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अस्थाई बनने के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा इसमें स्कैंडियम में क्या, स्कैंडियम 21 है, एक संक्रमण तत्व है, किंतु जिंक 30 क्या संक्रमण तत्व नहीं है। तो हमारा कह रहे हैं यस स्कैंडियम के अंतिम D कक्षक में, स्कैंडियम के अंतिम D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपस्थित होता है, जबकि जिंक के अंतिम D कक्षक में, जबकि जिंक के अंतिम D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस कारण जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक के D कक्षक में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए क्या यह संक्रमण तत्व नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हमारा क्या यस स्कैंडियम क्या हमारा 21 है, स्कैंडियम का हमारा परमाणु क्रमांक कितना है 21 है, तो यहाँ लिख सकते हैं स्कैंडियम का हमारा परमाणु क्रमांक क्या 21 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना हमारा 4s2 और 3d1। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होगा एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है D कक्षक में, इसलिए क्या होगा यह संक्रमण तत्व है। और हमारा क्या है जिंक 30, हमारा Zn 30, जिंक हमारा क्या 30 है, तो इसका हमारा हो जाएगा 4s2। हमारा यहाँ पर क्या रहेगा D 3d10 हो जाएगा
4s2 और 3d10। तो हमारा यहाँ पर जो डी कक्षक है इसमें क्या है, पूरी तरह से क्या भरा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या पूरी तरह से भरा हुआ, इसलिए क्या है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे क्या है यह संक्रमण तत्व नहीं है। अब हमारा तीसरा, तो तीसरा कह रहा है कि संक्रमण तत्व और उनके तथा धातु हैं तथा उनके यौगिकों के उत्तम क्या होते हैं, जो संक्रमण तत्व की धातु हैं तथा उनके जो यौगिक हैं उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो लिख सकते हैं संक्रमण तत्व उनके यौगिकों के द्वारा उत्प्रेरक गुण दिखाना निम्न कारण से होता है। संक्रमण तत्वों के द्वारा, संक्रमण तत्वों के द्वारा संक्रमण तत्व, एक सेकंड, संक्रमण तत्व उनके यौगिकों के द्वारा, संक्रमण तत्व व उनके यौगिकों के द्वारा उत्प्रेरक गुण दिखाना किस कारण से होता है, उत्प्रेरक गुण दिखाना निम्न कारणों से होता है, निम्न कारणों से होता है। निम्न कारणों से क्या होता है। पहला है सतह क्षेत्रफल अधिक होना, सतह क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होने के कारण, सतह क्षेत्रफल अधिक होना यानी परमाणु आकार का क्या होना, बड़ा होना, परमाणु आकार क्या होना, बड़ा, परमाणु आकार का क्या होना, बड़ा होना। या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करना, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करना, करते हैं। क्यों, क्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं इसलिए। जैसे हमारा क्या है, हमने एग्जाम्पल के लिए क्या है N2 और 3NH2 को क्या करेंगे हम, किसकी उपस्थिति में, हमारा फेरस या मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्या आते हैं, ये हमारे अमोनिया बना देते हैं, 2NH3 बना लेते हैं। तो क्या यार फेरस और यमो क्या है, ये उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और क्या करें, अमोनिया बना दे रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं आप क्या कीजिएगा, ये HW में जरूर हमें बताइएगा। तो ये संक्रमण धातु की क्या दो विशेषताएं आपको लिखना है। हमने बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आप वहाँ से एक बार जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में विजिट करके। नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम बता देंगे। तो अगला हमारा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या है अंतर लिखते हैं। तो एक तरफ लेंथेनाइड लिखेंगे और एक तरफ एक्टिनाइड। तो हमारा लेंथेनाइड एक साइड और दूसरी तरफ क्या हमारा एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, इसमें हमारा जो लेंथेनाइड है इसमें हमारे क्या होते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं और हमारा एक्टिनाइड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं, 5f
कक्षक में प्रवेश करते हैं, कक्षक में प्रवेश करते हैं। 5F कक्षक में क्या आते हैं, प्रवेश करते हैं। अब दूसरा हमारा जो इसमें क्या होता है, केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, केवल PM प्रोमीथियम केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। केवल प्रोमीथियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसमें दूसरा है सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर हमारा एक और लास्ट एक और अंतर लिख देते हैं, तीसरा, ये एक्टिनाइड से कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्टिनाइड से कम क्रियाशील होते हैं। जो लेंथेनाइड होते हैं क्या होते हैं, एक्टिनाइड से कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जबकि हमारा ये इसका हमारा तीसरा पॉइंट है, तो इसमें हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये बहुत अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, क्रोम आयरन से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की रासायनिक समीकरण लिखें। तो क्रोम आयरन से हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2CR2O7 बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रोम आयरन से यानी क्रोमाइट, क्रोम आयरन को कहते हैं क्या, क्रोम आयरन को लिख कहते हैं क्रोमाइट, क्रोम तो लिखेंगे क्रोम आयरन, क्रोम आयरन यानी क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट अयस्क, क्रोम आयरन को कहते हैं क्या, क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने में 3 पद लगते हैं, से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने में, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने में 3 पद लगते हैं, 3 पद लगते हैं। यानी क्या होता है, 3 चरण में क्या होता है, यह प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो हमारा चरण 1 यानी पद 1, तो पहले चरण में हमारा क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4 को क्या कहते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से क्या कहते हैं हम, क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति, और ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, गर्म कर देते हैं। को एक साथ क्या कहते हैं, FeCr2O4 और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या, सोडियम कार्बोनेट, तो हम क्या कहते हैं, क्रोम आयरन को क्या कहते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं, कोई उपस्थिति में क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारा सोडियम क्रोमेट बनता है Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बनता है, हमारा क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बनता है। और Fe2O3 प्लस क्या आता है हमारा CO2 बनता है। अब
पद 2 में। अब दूसरे चरण में हमारा क्या होगा, हमारा चरण दूसरे में, तो दूसरे चरण में हमारा जो क्या Na2CrO4 था, जो हमारा क्या था सोडियम क्रोमेट था, उसको क्या करेंगे हम H2SO4 के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया करा देंगे। जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो Na2Cr2O7 बन जाएगा, Na2Cr2O7 बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, प्लस Na2 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा हमारा जल बन जाएगा। तो हमारा क्या है, हमारा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट हमारा बन जाएगा। तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे तीसरे चरण में। हमारा तीसरे चरण में सोडियम डाइक्रोमेट को लेंगे Na2Cr2O7 को हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया करा देंगे, तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl क्या जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहेंगे क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें क्या जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या किया, हमने क्रोमाइड या FeCrO4 को क्या किया सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ क्या किया गर्म कर दिया, तो सोडियम क्रोमेट बन गया और Fe2O3 और प्लस CO2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे Na2 सोडियम क्रोमेट को क्या करेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा और Na2SO4 और H2O बन जाएगा। अब सोडियम क्रोमेट को क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया करा देंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन, कर अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो संक्रमण धातु के जो जालक होते हैं यानी जो परमाणु होते हैं जिनकी 3D व्यवस्था में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं अंतरावकाश कहते हैं, और इसमें उपस्थित होते हैं अंतराकाश कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। जो हमारे संक्रमण धातु के तत्व के जालक होते हैं उसमें क्या होते हैं रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं, जिनमें छोटे छोटे आकार के जैसे परमाणु हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि क्या होते हैं प्रवेश करके यौगिक बना देते हैं, जिन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो लिख सकते हैं अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक इसमें संक्रमण धातु के जालक जो हमारे क्या है संक्रमण धातु के जालक हैं, संक्रमण धातु के जालक परमाणु की जालक परमाणु की संक्रमण धातु के जालक परमाणु की 3D व्यवस्था जो हमारे जालक क्या है संक्रमण धातु के जो जालक हैं यानी परमाणु की जो क्या 3D व्यवस्था में रिक्त स्थान जिसे क्या कहते हैं अंतराकाश उपस्थित होते हैं। संक्रमण धातु के जालक में क्या होते हैं रिक्त स्थान क्या होते हैं उपस्थित होते हैं रिक्त स्थान क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, जिनमें छोटे छोटे परमाणु जिनमें छोटे छोटे परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, छोटे छोटे परमाणु क्या होते हैं प्रवेश कर जाते हैं, छोटे परमाणु जिनमें छोटे छोटे परमाणु क्या होते हैं जिनमें छोटे छोटे परमाणु जैसे क्या होते हैं छोटे परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि प्रवेश करके
प्रवेश करके यौगिक बना देते हैं, करके यौगिक बना देते हैं, जिन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। जिन्हें मतलब क्या, अंतराकाश में क्या किए, यौगिक मिलकर क्या कहें, मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे, अंतराकाशीय यौगिक कहलाएंगे। जिसे क्या कहते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, तो अंतराकाशीय यौगिक कैसे बनेंगे। तो मान लीजिए हमने छोटे छोटे क्या किया, हमने छोटे छोटे परमाणु के हमने क्या किया, जालक ले लिए। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे जालक ले लेते हैं। हमने क्या किया, छोटे छोटे क्या किए, हमने परमाणु ले लिए। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे परमाणु के क्या किया, हमने जालक ले लिए। हमने क्या किया है, छोटे छोटे क्या किया, हमने परमाणु के जालक ले लिए। अब छोटे छोटे हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। जब छोटे छोटे क्या है, हमने परमाणु के जालक ले लिए, तो इसके बीच में क्या हो गया, ये अंतराकाश खाली हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, इसमें जगह खाली हो गया। तो हमारा ये अंतराकाश खाली हो गया। हमारा क्या होगा, ये इसमें क्या हो गया, जगह छोटे छोटे क्या हो गए, जगह खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बनाते हैं। तो क्या होता है, इसमें जगह खाली होता है। जब अंतराकाश क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, छोटे छोटे जगह हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम अंतराकाश कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, अंतराकाशीय यौगिक है। अंतराकाशीय हमारा क्या है, अंतराकाशीय यौगिक। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे जो स्थान है, इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन क्या करेंगे, इससे में क्या होंगे, प्रवेश कर जाते हैं, जिस पर क्या है, अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा चैप्टर 4 का हो गया द एंड। अब आइए चैप्टर 5 की करते हैं शुरुआत। उपसहसंयोजक यौगिक, हमारा चैप्टर 5 है उपसहसंयोजक यौगिक। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो हमारा इसमें क्या होता है, उपसहसंयोजक एक यौगिक दिया है जिसमें क्या है, CO हमारा NH3 का होल 6 है। तो हमारा क्या है, इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम आइए जानते हैं। हमारा क्या, Cl3। तो इसमें किसको क्या कहेंगे, तो हमारा क्या ये सबसे पहला तो हमारा क्या ये उपसहसंयोजक यौगिक है। ये हमारा क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक है। ये हमारा क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। इसी को जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। इसी को जटिल यौगिक क्या क्या कहते हैं, या संकुल यौगिक कहते हैं। जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं, या संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल यौगिक कहते हैं। ये या तो क्या, इसे या तो जटिल यौगिक कहेंगे या संकुल यौगिक कहते हैं। और हमारा यहाँ पर एक क्या, हमारा एक केंद्रीय धातु है। हमारा जो CO है, हमारा क्या है, केंद्रीय धातु है। जो हमारा CO क्या है, हमारा केंद्रीय धातु है। हमारा CO केंद्रीय धातु है। ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। CO हमारा क्या, केंद्रीय धातु है। तो हमारा जो CO है, इसकी हमारी क्या, इसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, 6 होती है। जो हमारा केंद्रीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। और इसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्योंकि क्या है, 6 क्या अमोनिया माइनस से क्या, अमोनिया से क्या, 6 अमोनिया से क्या क्रिया किया है।
तो जो हमारा होता है इसमें ये इसको कहते हैं क्या, लिगेंड। ये हमारा क्या है, लिगेंड है। ये हमारा क्या केंद्रीय धातु है, ये हमारा क्या लिगेंड है, ये लिगेंड है। ये हमारा क्या लिगेंड्स, ये हमारा क्या लिगेंड्स, इसको कहेंगे क्या लिगेंड्स, इसको लिगेंड्स कहते हैं। इसको कहते हैं क्या लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। जो हमारा लिगेंड्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। जो हमारा क्या लिगेंड्स होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। जो हमारा लिगेंड्स होता है क्या, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। हमारा ये जो लिगेंड होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला होता है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो जो हमारे लिगेंड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती और उभयदंती। तो हमारे लिगेंड 4 प्रकार के होते हैं, एक दंती, द्विदंती, द्विदंती और हमारा क्या बहुदंती, और हमारा होता है एक उभयदंती। तो इन सारे लिगेंड के बारे में इस चैप्टर में हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब हमारा ये हमारा क्या, ये हमारा काउंटर आयन है। ये हमारा जो Cl है ये हमारा क्या काउंटर आयन, ये बाहर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। जो हमारा दाहिने साइड में रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। ये हमारा क्या काउंटर आयन है। तो हमारी ये हमारी क्या प्राथमिक संयोजकता, ये हमारा जो 3 है ये क्या हमारा प्राथमिक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता। ये हमारे क्या 3 प्राथमिक संयोजकता है। और हमारा जो 6 है ये हमारा 6 है क्या द्वितीयक संयोजकता, ये हमारा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को किसने दिया था, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारा बर्नर ने दिया था। तो किसने दिया था, ये हमारे क्या थी, बर्नर ने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया था। और इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, समावयवता पढ़ेंगे, समावयवता पढ़ेंगे। फिर IUPAC नाम पढ़ेंगे। फिर VBT पढ़ेंगे जिसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। फिर हमारा CFT पढ़ेंगे, CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र या क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा CONH3 का हो 4Cl2Cl में CO की उपसंयोजन संख्या कितनी है। तो CO की क्या कर रहा है, उपसंयोजन संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर CO की उपसंयोजन संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए क्या, ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है। तो 4 2 6 यानी CO की हमारी उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6 है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा, संकुल K3CO C2O4 का होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें क्या करा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। K3 यहाँ पर क्या हमारा CO हमारा C2O4 ऑक्जिलेटो आयन हमारा क्या है कि क्या हमारा 3। तो यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर हमारा जो K3 है हमारा पोटेशियम का क्या आ जाएगा +3 और प्लस हमको इसका निकालना क्या हमारा इसका हो जाएगा X। और ऑक्जिलेट का क्या आता है -2 होता है और 3 है तो क्या 3 ऑक्जिलेटो आयन है तो क्या होगा 3 × -2 बराबर 0। तो 3 दूनी 6, 6 में 3 गया 3 यानी X का मान कितना का +3 -6 बराबर 0 यानी 6 में 3 गया 3 यानी X का मान कितना गया +3। तो X का मान कितना आ गया हमारा +3 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C वाला सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन का, 1 मोल COCl3.5NH3 बिलियन में अधिक
कि क्या विलयन में अधिक मात्रा में क्या AgNO3 विलयन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl की मोलों की संख्या। तो इसमें अवक्षेपित विलयन की क्या है, अवक्षेपित मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें हमारा क्या CO यहाँ से बनाएगा कैसे, यहाँ पर जो हमारा क्या CO कितना बनाएगा NH3। तो NH3 कितना है हमारे यहाँ पर 5 है, तो हमारा क्या 5NH3 है, तो 5NH3 है। तो हमारा क्या चाहिए, एक Cl चाहिए यहाँ पर, तो हमारा क्या एक Cl चाहिए और हमारा क्या बनेगा Cl2 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा क्या इसमें प्लस AgNO3 तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो हमारा क्या बनाएगा 2AgCl बनाएगा, 2AgCl बनाएगा। जो हमारा क्या होता है कोबाल्ट होता है, इसका हमारा क्या होता है उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है 6 होती है, इसकी 6 होती है उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है 6 होती है। तो हमारे क्या 5 और 1 6, तो इसे क्या क्लोरीन यहाँ पर क्या यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन क्या यहाँ अंदर आ गया, इसे क्या होगा 2AgCl क्या करेगा यहाँ पर बनाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा 2AgCl बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ये हमारे राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, ये हमारा क्या है राजस्थान बोर्ड में 2024 में पूछा गया था, ये राजस्थान बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कह रहा FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो हमारा जो हमारा NiCO क्या है 4 है, CO का क्या है हमारा 4 है, या Cr क्रोमियम में क्या है हमारा CO का कितना है हमारा 6 है, ये हमारा Fe में क्या है CO का 5 है। ये सब क्या है धातु कार्बोनिल है, ये सब क्या है धातु कार्बोनिल है, धातु कार्बोनिल है, कार्बोनिल है। तो हमारा क्या होगा इसका क्या होगा हमारा 0 होगा, जो हमारा क्या है CO का क्या हमारा 0 है, तो हमारा Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा उभयदंती लिगेंड्स, तो उभयदंती लिगेंड्स होते क्या हैं। तो जो उभयदंती लिगेंड्स होते हैं वो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उभयदंती लिगेंड्स मतलब क्या दो जिन्हें क्या कहते हैं एम्बीडियंट उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड्स को हम कहते हैं क्या एम्बीडियंट, एम्बीडेंटेट कहते हैं। जैसे हमारे क्या कोई धातु से क्या किया, धातु से क्या करेगा एक बार Cn या एक बार क्या करेगा यम क्या करेगा NC, तो हमारा क्या उभयदंती मतलब क्या एक बार N करेगा एक बार C करेगा, तो उभयदंती मतलब क्या कॉमन होता है, उभयदंती होता है। अब यहाँ पर NO2 क्या करेगा दो प्रकार से क्या करेगा क्रिया करेगा, एक बार ONO या यहाँ पर ये सब क्या है उभयदंती लिगेंड्स हैं, या SCN या यम से क्या करेगा NCS। तो हमारा क्या है उभयदंती, इसमें क्या होगा इसमें से हमारा NO2 है, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कर द्विक लवण व उपसहसंयोजक यौगिक में दो अंतर लिखे। तो हमारा द्विक लवण और उपसहसंयोजक संयोजी यौगिक में क्या हमें दो अंतर लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक में क्या है दो अंतर, आइए लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है द्विक लवण और इधर लिख देंगे उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। तो द्विक लवण उपसहसंयोजक यौगिक, तो द्विक लवण जिसमें क्या होते हैं द्विक लवण बनाने के लिए जल के अणु आवश्यक होते हैं। जब द्विक लवण हमें बनाना क्या जल के अणु आवश्यक होने चाहिए। द्विक लवण बनाने हेतु जल के अणु आवश्यक होते हैं, बनाने हेतु जल के अणु आवश्यक होते हैं, जल के अणु आवश्यक होते हैं, अणु आवश्यक होते हैं। द्विक लवण बनाने के लिए क्या जल के अणु आवश्यक होते हैं, जैसे FeSO4 डाट
NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो इसमें क्या है, हमारे जल के अणु क्या है, जल के अणु आवश्यक होते हैं। ये हमारा क्या है, मोहर लवण है, मोहर लवण का फार्मूला है। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। जबकि जो हमारे उपसह संयोजक यौगिक हैं, इसमें क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिकों के लिए उपसह संयोजक यौगिकों के लिए जल के अणु वैकल्पिक होते हैं। संयोजक यौगिकों के लिए जल के अणु वैकल्पिक मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि क्या हो, जल के अणु हो। वैकल्पिक यानी आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, वैकल्पिक होते हैं। मतलब क्या हो, जल का अणु हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा CrNH3 का होल 6, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा Cl3। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा अंतर देख लेते हैं। द्विक लवण पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित होते हैं। ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। द्विक लवण क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित होते हैं। द्विक लवण पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते। ये पूर्ण रूप से क्या होंगे, आयनों में। ये तो अंदर वाला कहेगा क्या, मैं तो वियोजित होऊंगा नहीं। आयनों में वियोजित नहीं होते, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा Cr क्या हमारा NH3 का क्या हमारा होल 6 है, और यहाँ क्या Cl3 है। यह वियोजित होगा तो क्या होगा, यह वियोजित होगा तो किस प्रकार से वियोजित होगा, ये बनाएगा क्या Cr NH3 का होल 6। इस पर कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा 3Cl माइनस। क्या होगा, ये दो बीच वाला, तो ए वाला तो क्या होगा, कभी टूटेगा ही नहीं, कहेगा कि मैं तो टूटूंगा नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए करा होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अब आइए यहाँ पर होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक संकुल और हमारा क्या हेट्रोलेप्टिक संकुल, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल, तो लिख सकते हैं होमोलेप्टिक में वे संकुल जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड्स पाए जाते हैं। वे संकुल जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड्स पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड्स पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड्स पाए जाते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा CONH3 का हमारा क्या होल 6Cl3। और हमारा हेट्रोलेप्टिक वे संकुल जिनमें
वे संकुल जिनमें वे संकुल जिनमें भिन्न भिन्न लिगेंड्स पाए जाते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न लिगेंड्स पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न लिगेंड्स पाए जाते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न लिगेंड्स पाए जाते हैं, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर K3 हो जाएगा, यहाँ पर Fe, यहाँ CN का 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Br2। तो इसमें क्या आ गया CN4 और Br2 क्या हो गया, 2 लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो लिगेंड्स की परिभाषा और प्रकार, लिगेंड्स की परिभाषा प्रकार सहित लिखें। तो इसको आपके लिए क्या, ये आपके लिए HW है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहते हैं। 5, 7, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 5, 7, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम, ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ। इस फर्स्ट बुक का द एंड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।